हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, अपना एक बेहतरीन चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी क्लास नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं। बच्चे, एक बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिलती हैं। नए नए सवाल मिलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे सवाल आपके पास आ रहे हैं। मैं वो बात अलग है कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक बहुत सारे करा रहा हूं, ताकि आपकी हर टाइप पे बहुत ही मजबूत पकड़ बन जाए। उसका रीजन है बच्चे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, यहां से डेफिनेटली एक सवाल बनता है, दो भी बनते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाएं इस चैप्टर से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन, तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन लायक चैप्टर तो है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। अगर सीपीओ है, सीपीओ में तो 3 से 4 क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं। ठीक है, आज सीपीओ का एग्जाम भी था बच्चों का, तो काफी आसान पेपर आया। मेरी एक दो बच्चों से बात भी हुई फोन पे, तो उन्होंने बताया कि सर पेपर, मतलब मैथ्स का उन्होंने स्पेशली बताया कि बहुत आसान पेपर था मैथ्स का। चीजें मतलब डायरेक्ट आराम से 50 में से 50 करने लायक पेपर था। ऐसा कुछ नया उन्होंने नहीं पूछा जैसा वो हर बार पूछते हैं, या एक दो सवाल हर बार नए डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आसान और सीधी सीधी चीजें उन्होंने पूछी हुई थी, जो आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है ना। ओके, आज सेमीफाइनल है। ठीक है, मैं क्या करूं तो फिर। चलो, टाइप नंबर 7 हमारा चल रहा है और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह के सवालों को हमने कल छोड़ा था बच्चे, 2-3 क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं। ओके, कह रहा है कि यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाएं और 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिए जाएं, तो बताओ लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? भाई, मैंने आपसे बोला एक तरफ रखना है वस्तु और एक तरफ रखना है मूल्य। क्रय मूल्य सीपी के टाइम क्या बोला उसने कि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे हैं। वस्तु कितनी है? 11। कितने रुपए में खरीदी है? 10 रुपए में। बेचते समय क्या हुआ है? उसने 11 रुपए में 10 संतरे बेचे हैं, यानी कि वस्तु है इस बार 10 और कितने में? 11 रुपए में। तो मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि परसेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले के ऊपर में करना है पहले। तो 10 धाम 100 और बचे हुए की कर दो 11 11 121, यानी कि 100 रुपए की चीज 121 में खरीदी जाए तो बेची जाए, प्रॉफिट हो गया 21 का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूंगा तो 21/100 और गुणा 100। आप कह देंगे सर 21% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। सभी का आ गया इतना आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ू, चलिए आगे आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल करेंगे बच्चे। इस टाइप के एक दो क्वेश्चन अच्छे भी हैं, वो भी हैं मेरे पास। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 5 पैसे में 6 की दर से कुछ सेब खरीदता है और उन्हें उसे 6 पैसे में 5 की दर से बेच देता है, उसका प्रॉफिट कितना होगा? क्या करना है आपने? एक तरफ वस्तु लिखना है और एक तरफ लिखना है मूल्य। क्रय मूल्य करते टाइम क्या हुआ है? 5 पैसे में 6 की दर से, यानी कि 6 सेब खरीदे हैं 5 पैसे में, और बेचते समय क्या हुआ है? 6 पैसे 5 की दर से, यानी कि 5 सेब 6 पैसे में बेचे हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पूरे 25 और 6 की करेंगे 6 छिंग 36, यानी कि 25 की चीज 36 में बेची है, प्रॉफिट हुआ है 11 का। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 11/25 गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 11 चौके 44%। हो गई प्रैक्टिस।
प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। चलो, अब आपको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं इस तरह के सवालों में। जैसे हमारा ये रहा सवाल, सवाल है कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यहां से लेकर यहां तक की लाइन को दोबारा पढ़ो, दोबारा मेरे कहने से दोबारा पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक की लाइन को एक बार और। सवाल कह रहा है कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से, भाई दो ठेली लगी हुई है ना, आप मार्केट गए, आपको सेब खरीदने थे, तो आप मार्केट में गए, आपने सेब को देखा, एक ठेली से तो आपने 100 रुपए में 11 सेब की दर से सेब खरीदे, और दूसरी ठेली से उतने ही सेब, जितने सेब पहली से खरीदे थे ना, उतने ही सेब दूसरे ठेले से आपने 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे। सेम क्वांटिटी है, क्वांटिटी सेम है, जितनी पहले उसने खरीदे थे उतने ही सेब उसने 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे। अब कह रहा है यदि सभी फलों को वह 100 रुपए में 10 की दर से बेच देता है तो पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। थोड़ा सा इस टाइप का एडवांस वर्जन आप इसे कह सकते हो। कैसे करना, उसी तरीके से है कि एक तरफ रखनी है वस्तु और एक तरफ रखना है मूल्य। भाई खरीदते टाइम क्या हुआ है, खरीदते टाइम उसने बोला कि 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे हैं, यानी कि 11 सेब कितने में, 100 रुपए में। अब कह रहा, अभी क्रय मूल्य की ही बात हो रही है, अभी हम क्रॉस मेथड लगाने में इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब उसने बोला कि उतने ही फल 9 सेब या 9 फल 100 रुपए में खरीदे हैं, 9 फल 100 रुपए में खरीदे हैं। अभी क्रय मूल्य की ही बात हो रही है, अभी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मैंने लिखा नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इन वस्तु की संख्या को बराबर करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि एक्चुअल में उसने बोला है ना कि उतने ही फल, जितने फल यहां पर खरीदे उतने ही फल यहां पर खरीदे हैं। तो दोनों जगह फलों की संख्या सेम है तो हम सेम करेंगे। अब ये 11 है, ये 9 है। बच्चे अगर मैं ऊपर 9 की गुणा कर दूं और नीचे 11 की गुणा कर दूं तो क्या फलों की संख्या बराबर हो जाएगी, क्या फलों की संख्या बराबर हो जाएगी कि नहीं। अगर मैं ऊपर 9 की गुणा कर दूं और नीचे 11 की कर दूं, यहां 9 से गुणा किया है तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां 11 से गुणा किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने ऊपर 9 की गुणा करी और नीचे 11 की, क्योंकि बच्चे उसने बोला है कि जिस रेट से उसने यहां फल खरीदे हैं ना, उतने ही फल सेम रेट सेम क्वांटिटी उसने 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे हैं। इसीलिए मुझे वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। अब यहां फल कितने हो गए, 11 नाम 99। यहां कितने फल हो गए, 11 नाम 99। कितने रुपए में, 900 में। कितने रुपए में, 1100 में। अब आप इनको जोड़ लो, आपको ओवरऑल सीपी पता चल जाएगा। 99 और 99 198 फल कितने में खरीदे हैं उसने, 1100 और 900 2000 में। तो दोनों फलों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो मुझे पता चल गया कि उसने 198 फल 2000 में खरीदे हैं। और बेचते टाइम क्या हुआ है, बेचते टाइम उसने 100 रुपए में 10 की दर से बेचा है ना। तो 10 फल कितने में बेचे हैं, 100 रुपए में। अब आप अपना वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट परसेंटेज लगा सकते हो कि अगर मैं इस 10 की गुणा इस 2000 में करूंगा तो कितना मिलेगा, 20,000। और इस 198 की गुणा 100 में करूंगा
तो 19,800। तो 20,000 की चीज 19,800 में बेची गई। 20,000 की चीज 19,800 में बेची गई, तो भाई साहब यहां तो 200 रुपए का लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। और अगर परसेंट में निकालना है तो 200 बटे 20,000 और गुणा 100। 20 से 20 गया, 200 से 200 गया। आप कहेंगे सर 1% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर डी, 1% लॉस। बात क्लियर है? यस, समझ में आई बात कि आपको यहां वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। जैसे एक सवाल और देता हूं बच्चा, ये सवाल जरा करिए, नहीं ये वाला करिए, ये कुछ अलग है सवाल, ये कुछ अलग है सवाल। उसने कहा एक दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए में 12 की दर से बराबर संख्या में संतरे खरीदता है। अब कह रहा है वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च भी करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यदि उसे पूरे लेन देन में 26% का लाभ हो तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, ये मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, मीन्स लेवल का क्वेश्चन। उसने कहा एक दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए में 12 की दर से बराबर संख्या। बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय बराबर संख्या? बराबर संख्या यानी कि 60 ही संतरे वो 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। अब कह रहा है कि वह लेन देन पर 118, ये तो बाद की बात है, पहले तो संख्या बराबर करेंगे और देखेंगे कि वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में है कितना। तो यहां पर जरा मुझे बताना, एक तरफ वस्तु रख लूं और एक तरफ मूल्य रख लूं। यस, क्रय मूल्य की ही बात हो रही है अभी। क्या बोला उसने क्रय मूल्य के बारे में? कि 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदे हैं, यानी कि उसने 10 वस्तु खरीदी है और कितने में? 72 रुपए में। 10 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे हैं? 72 में। लेकिन उसने तो एक्चुअल में 60 संतरे खरीदे हैं। हमें जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 संतरों का 72 रुपए। हमें जो रेट दिया हुआ है वो 10 संतरों का दिया हुआ है 72 रुपए। हमें बताना है 60 संतरों का कितना होगा। तो इस 10 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये 60 संतरे बन जाएंगे, तो इसे भी 6 से गुणा करना होगा। 6 दूनी 12, 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, यानी कि 60 संतरे उसने 432 के खरीदे हैं। अब कह रहा है कि उतनी ही संख्या में उसने 90 रुपए में 12 की दर से संतरे खरीदे हैं, यानी कि उसने 12 संतरे कितने में खरीदे हैं? 90 रुपए में। और कह रहा है उतनी ही संख्या में, सेम क्वांटिटी, कह रहा है ना बराबर संख्या, यानी कि हमें भी यहां 60 संतरों का क्रय मूल्य निकालना है। इसे 5 से गुणा कर दूं, 12 पंजे 60 हो जाएगा। इसे भी 5 से गुणा कर दूं, 9 पंजे 45 हो जाएगा। यानी कि यहां उसने 60 संतरे 432 में खरीदे, यहां उसने 60 संतरे 450 में खरीदे। दोनों तरफ 60-60 संतरे हो गए, हो गए कि नहीं? अब क्या करो, आप इनको जोड़ दो, तो आप कहोगे 60 और 60 120 संतरे उसने 2, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 882 में खरीदे हैं।
120 संतरे 882 में खरीदे हैं। अब कह रहा है आगे कि भाई साहब लेन देन पर 118 रुपए उसने खर्च भी कर दिया। लेन देन पर 118 खर्च किया है तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। भाई जो उसने खर्चा किया 118 रुपए वो क्रय मूल्य में ही तो जुड़ता है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया, यानी कि 120 संतरों का क्रय मूल्य हो गया 1000। 120 संतरों का। अब कह रहा है कि उसे पूरे लेन देन में 26% का प्रॉफिट लाभ होता है। अगर उसने 1000 में 120 संतरे खरीदे तो 26% के लाभ पर बेचे कितने में होंगे? 26% के लाभ पर। इसका 26% होता है बच्चे, कितना होता है इसका 26%? 20% हो जाएगा 200 और 260 हो जाएगा, यानी कि उसने कितने में बेचे हैं? 1260 में। सेलिंग प्राइस 120 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 120 संतरों का विक्रय मूल्य आ गया 1260। 120 संतरों का। हमें बताना है 32 संतरों का कितना होगा। 32 का। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि 10 संतरे उसने 72 के रेट से खरीदे हैं और ऐसे 60 संतरे लिए उसने। तो मैंने 10 72 10 को 60 बनाया 6 से गुणा करके, तो 60 संतरे 432 के खरीदे। कह रहा है बराबर संख्या में 12 संतरे 90 के रेट से खरीदे हैं। तो 12 संतरे 90 में, तो 60 संतरे 450 में। तो 60 और 60 120 संतरे उसने 882 में खरीदे। उसने 118 रुपए खर्च कर दिया उनके ऊपर, 1000 रुपए के पड़े वो। उसे 26% का लाभ कमाना है, तो 26% निकाला 260, यानी कि 1260 में उसने बेच दिए। कितने संतरे? 120। लेकिन हमें बताना है 32 संतरे कितने में बेचे होंगे। 32 संतरे उसने कितने में बेचे होंगे बच्चे? तो आपका जवाब यहां मैं लिख दूं, 120 संतरे इतने में, एक संतरा कितने में? 1260 बटे 120। हमें 32 संतरों का मूल्य बताना है विक्रय, तो यहां 32 से गुणा कर दो और इसको आप सॉल्व कर लो। कितना आएगा? 0 से 0 गया भाई। 4 तिया 12, 4 अट्ठू 32, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 336। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ये बड़ा ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, 2 बार मैंने रिपीट भी कर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये सवाल करो और फिर हम टाइप चेंज करते हैं। देखो उसने कहा एक दुकानदार ने 34 रुपए में 8 ताले की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 तालों की दर से बेच दिया। कह रहा 900 रुपए के लाभ अर्जित करने के लिए कितने ताले उसे बेचने होंगे? बताइए जल्दी से। अच्छा 1000 का 26% निकालकर उसी में जोड़ दिया रानू यादव जी, उसके बाद फिर आया 1260, क्योंकि 1000 में वो खरीद के ला रहा है ना 120 ताले, 120 जो भी चीज है 1000 रुपए में क्रय मूल्य, 26% का लाभ में बेच रहा है। 1000 का 26% होता है 260, 1000 प्लस 260 कितना हो गया? 1260। एक दुकानदार 34 रुपए में 8 तालों की दर से ताले खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आपसे परसेंटेज नहीं पूछ रहा। अच्छा आपसे परसेंटेज नहीं पूछ रहा, यहां कुछ और पूछ रहा है। अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछता, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हम करते आ रहे हैं शुरू से, ऐसा नहीं करना, यहां कुछ और करना है। हमें एक तरफ वस्तु लिखनी है, एक तरफ मूल्य। उसने खरीदते टाइम क्या बोला कि 8 ताले 34 रुपए में उसने खरीदे हैं। कितने में? 34 में।
और बेचते टाइम क्या हुआ है, उसने 12 ताले 57 रुपए में बेचे हैं। उसने कहा 900 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने ताले बेचेगा। सबसे पहले तो मुझे यहां बता दो कि ऐसा करने पर उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये तो मैंने इस टाइप का शुरुआत जब मैंने की थी ना, इस टाइप के शुरुआत में ही मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इतनी चीज, इतने पेन इतने में खरीद के लाया और इतने पेन इतने में बेच दिए, तो लाभ कितना होगा। आप ही लोगों का जवाब था कि सर लाभ या हानि पता करने के लिए ना हमें संख्या को बराबर करना होगा। यहां हमसे बोला है कि 8 ताले 34 में खरीदे और 12 ताले 57 में बेचे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है रुपए में, तो आपको बच्चे क्या वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा कि नहीं, तभी तो हमको पता चलेगा कि कितना उसे प्रॉफिट हुआ है। पहला काम क्या, पहला काम वस्तुओं की संख्या को बराबर करना। अगर इस सवाल में वो ये पूछता कि भाई साहब कितना परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे उसने पूछा कि 900 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने ताले बेचेगा। उसके लिए तो हमें पहले संख्या को बराबर करना होगा कि नहीं। तो यहां हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 वो हो जाएगा सर 24। अगर इस 8 को 24 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 3 से। इस 12 को 24 बनाएंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 से। तो अब हमको पता चल गया कि उसने 24 ताले 34 या 102 रुपए में खरीदे और 12 दूनी 24 ताले उसने 114 रुपए में बेच दिए। क्या अब मैं बता सकता हूं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे। मैंने कहा लाभ या हानि पता करने के लिए हमें पहले वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी। तो मैंने वस्तुओं की संख्या बराबर करी, तो 24 ताले 102 में खरीदे और 24 ताले 114 में बेच दिए। तो यहां उसे लाभ कितने का हुआ, 12 रुपए का लाभ हुआ। कितने तालों पर, 24 तालों पर। तो 12 रुपए का लाभ है ना भाई, 12 रुपए का प्रॉफिट, 12 रुपए का उसे लाभ हुआ है। कितने ताले बेचने पर, 24 ताले बेचने पर। भाई 24 खरीदे 24 बेचे, 12 रुपए का लाभ हो गया। हमसे पूछा है 900 रुपए का लाभ के लिए कितने ताले बेचेगा। तो 12 रुपए का लाभ 24 तालों पर हो रहा है। 1 रुपए का लाभ कितने पर होगा, 24/12 तालों पर, यानी कि 2 ताले बेचने पर। हमसे पूछा है 900 रुपए का लाभ कमाना है, तो 900 रुपए का लाभ कितने पर होगा, 2 गुणा 900, यानी कि 1800 ताले बेचने पर उसे 900 रुपए का लाभ होगा। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, हमें चीजों को रटना नहीं है। हाँ बच्चा, अगर टाइप को रटेंगे, चीजों को रटेंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। सीखो और फिर नई नई जगह अप्लाई करके देखो। ये वही तो सवाल है जो हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे। यहां क्रॉस नहीं किया, यहां संख्या को बराबर किया और देखा 12 रुपए का लाभ 24 तालों पर, तो 1 रुपए का लाभ 2 तालों पर, तो 900 रुपए का लाभ कितने पर होगा, 1800 तालों पर। हो गया सवाल, ठीक है ना। अब टाइप चेंज कर सकता हूं और अब आएगा सबसे इंटरेस्टिंग टाइप। और बच्चे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं अपने पूरे अनुभव से आपको बता रहा हूं, जितना भी अनुभव मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। जो टाइप अब मैं शुरू करने वाला हूं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का। मुझे पूरा भरोसा है यहीं से सवाल बनेगा, एक सवाल तो डेफिनेटली। अगर आप एसएससी की कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीएचएस, एमटीएस, एमटीएस तो अब उसमें तो क्वालिफाइंग हो गया है, एसएससी जीडी, या किसी भी आप, मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जाम की, तो मैं एसएससी का बता रहा हूं आपको डेटा, किसी भी उसके अलावा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो, कोई सा भी सेंटर एग्जाम हो, ये टाइप
मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। हमें इसमें ना 2-3 तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूं कि किस किस तरह के वो सवाल होंगे। यहां पहला जो टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब हमारा क्रय मूल्य बराबर होगा। सीपी जो होगा ना वो बराबर होगा। सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चंस। टाइप क्वेश्चन कि आपसे बोलेगा कि दो वस्तु हैं, उनका सीपी बराबर है, एक को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, एक को इतने परसेंट की हानि पर बेचा, ओवरऑल बताओ क्या होगा। ऐसा कि जब हमारा सीपी इक्वल है, इस तरह के क्वेश्चंस। दूसरा टाइप होगा सीपी सीपी डिफरेंट। सीपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चन, सीपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कि जब क्रय मूल्य अलग अलग होगा कि एक वस्तु को इतने में खरीदा, दूसरे को इतने में खरीदा, एक को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, दूसरे को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, बताओ ओवरऑल क्या होगा। सीपी डिफरेंट यानी क्रय मूल्य डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अब अगर मैं कहूं तीसरा, अब आती है बात एसपी पर। हाँ, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल टाइप क्वेश्चंस। टाइप क्वेश्चन यानी कि जब आपको सेलिंग प्राइस इक्वल दिया होगा कि वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, एक वस्तु को इतने परसेंट लाभ पर, एक को इतने परसेंट की प्रॉफिट पर, एक को इतने परसेंट लॉस पर, तो बताओ ओवरऑल क्या होगा। ठीक है। चौथा है सेलिंग प्राइस डिफरेंट। डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जब सेलिंग प्राइस आपका अलग अलग होगा। अब इन्हीं में ही नए नए तरह के सवाल बनते रहेंगे, इन्हीं में ही अलग अलग तरह के सवाल बनते रहेंगे। सीपी इक्वल सीपी डिफरेंट, एसपी इक्वल एसपी डिफरेंट, ये 4 तरीके के मेन चीज है जो फोकस करना है हमें, और इन्हीं पे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। मैंने ये पहले टाइप कराने से पहले आपको क्यों ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, ताकि आपके दिमाग में ना एक चीज क्लियर रहे कि एक्चुअल में हम इस टाइप में पढ़ क्या रहे हैं और हमें क्या क्या और पढ़ना है। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चंस, जहां पर क्रय मूल्य हमारा इक्वल होगा। वहां पर हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये भी आपको मैं समझाता हूं। जैसे बच्चे ये सवाल देखिए एक बार, सवाल पढ़ते ही आपको समझ जाना है कि ये सीपी इक्वल वाला क्वेश्चन है या एसपी इक्वल वाला क्वेश्चन है, या सीपी डिफरेंट वाला क्वेश्चन है या एसपी डिफरेंट वाला क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि मोना ने 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक में खरीदे, 2 हैंडबैग खरीदे और 1500 प्रत्येक, यानी कि दोनों हैंडबैग 1500 के थे। एक हैंडबैग 1500 का, दूसरा भी 1500 का। तो क्या पहली लाइन से मैं ये समझ गया, इस लाइन से, कि भैया ये तो सीपी इक्वल वाला क्वेश्चन है। सीपी इक्वल वाला क्वेश्चन है ना, कि 2 हैंडबैग 1500 प्रत्येक में खरीदे। अब कह रहा है उसने इन बैगों को बेच दिया, बेच दिया। कह रहा एक बैग को 8% के लाभ पर, दूसरे बैग को 4% की हानि पर, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ क्या होगा। पहले मैं आपको इसे बेसिक से कराता हूं, फिर मैं इसका आपको तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपने करना है। पहले ये सवाल पढ़ो, आप 1-2 बार और पढ़ो। मुझे पता है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल को फिर से पढ़ो। देखो, उसने 2 हैंडबैग खरीदे, पहला और दूसरा। पहला भी 1500 रुपए का था, दूसरा भी 1500 रुपए का था। बेसिक टाइप से करा रहा हूं पहले। पहला भी 1500 का, दूसरा भी 1500 का।
अब कह रहा है कि पहले बैग को तो उसने 8% के लाभ पर बेच दिया, 8% का प्रॉफिट, और दूसरे बैग को 4% की हानि, यानी कि 4% का लॉस। 1500 का 8% बताना जरा बिना पेन उठाए, कोई बता सकता है मुझे? बिना पेन उठाए 1500 का 8% क्या होगा? हाँ वो सुनील तक, हाँ बच्चे वो अलग है, ये अलग है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर जो प्रॉफिट होगा ना, 8% निकालेंगे 1500 का, तो 15 अट्ठे 120 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया, 120 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 8% निकाला। बिना पेन उठाए इसका 4% बताना कि यहां लॉस कितना हुआ है। भाई 1% 15, 4% कितना, 15 चौके 60। जिनको नहीं आता वो इस तरीके से निकाल लेना बच्चों की तरह, 4/100 गुणा 1500, 15 चौके 60। नुकसान हुआ 60 रुपए का और प्रॉफिट हुआ 120 का। अब जरा मुझे बताना ओवरऑल क्या हुआ है। ओवरऑल ओवरऑल 120 रुपए का प्रॉफिट, 60 रुपए का नुकसान। सर ओवरऑल तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना भाई, 120 रुपए कमाए और 60 रुपए का नुकसान हो गया। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो 120 माइनस 60, यानी कि 60 रुपए कमाए हैं ओवरऑल। ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट अगर मुझे देखना है, ओवरऑल कितना है, 60 रुपए का प्रॉफिट, और दोनों का क्रय मूल्य जोड़कर बताओ। ओवरऑल के लिए दोनों का क्रय मूल्य, तो ओवरऑल यानी कि टोटल अगर मैं आपसे कहूंगा तो 1500 और 1500 3000। तो ओवरऑल हमारा क्रय मूल्य कितना है, 3000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 30 दूनी 60, यानी कि ओवरऑल उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 2% का हुआ है। ये इसका बेसिक टाइप है कि आपने 1500 का एक बैग खरीदा, दूसरा भी 1500 का खरीदा, पहले पर 8% लाभ, दूसरे पर 4% हानि। 8% निकाला 120, 4% निकाला 60। ओवरऑल देखा तो लाभ में से हानि घटा दो, 60 रुपए का लाभ बचा सर। ओवरऑल परसेंट में निकालना है तो 60 बटे टोटल कॉस्ट प्राइस है 3000 गुणा 100, 2% आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी में, सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ये ऐसे नहीं करना, आपको ये ऐसे नहीं करना, अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं ये सवाल पढ़ो और मुझे बताओ इसमें कौन से मेथड की महक आ रही है, स्मेल, कौन से मेथड की स्मेल आ रही है इस टाइप को पढ़ते ही। स्मेल सूंघकर देखो यार, है ना, स्मेल अच्छी आ रही है उस मेथड की मुझे तो। तुम्हें कौन से मेथड की स्मेल आ रही है इस क्वेश्चन को पढ़कर? यस बताइए। बिल्कुल सही बात, एलिगेशन मेथड। कि सर एलिगेशन मेथड की हल्की हल्की स्मेल आ रही है यहां पर। कैसे? कि एक बैग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया, दूसरे बैग को उसने 4% की हानि पर बेच दिया, और हमसे पूछ रहा है पूरे लेन देन में, यानी कि ओवरऑल 2 बैग उसने खरीदे, एक बैग को 8% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि, ओवरऑल आपसे पूछ रहा है। तो क्या एलिगेशन की हल्की हल्की महक सी आई यहां? यहां एलिगेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगेगा वहीं जहां हमें क्रय मूल्य के बारे में दिया होगा। अभी सवाल आएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टाइप क्वेश्चन, एसपी इक्वल टाइप, वहां हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे। बच्चे क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं, किसके ऊपर ये कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस पर एलिगेशन मेथड लगाओगे
तो नीचे जो रेशियो बनेगा ना वो कॉस्ट प्राइस का बनेगा, क्रय मूल्य का बनेगा। तो इसीलिए जब हमें क्रय मूल्य के बारे में दिया होगा, या तो बराबर हो या क्रय मूल्य का रेशियो दिया हो, तभी हम क्रॉस मेथड एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, तभी। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो होंगे वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं, विक्रय पर नहीं, क्रय मूल्य पर। तो यहां हम क्रय मूल्य का रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले 1:1 आ गया भाई, 1:1 आ गया ना कॉस्ट प्राइस का रेशियो, 1500। अब पहले बैग को उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 8% के लाभ पर, प्लस का 8%। दूसरे को 4% की हानि, तो माइनस का 4%। और हमसे ओवरऑल पूछ रहा है, ओवरऑल क्या होगा। और नीचे जो रेशियो होता है वो क्रय मूल्य का होता है, जो कि 1:1 हमको दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? यस। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बीच वाला निकालना है परसेंट। तो ये निकालने का रूल आप जानते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 एकम 8, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 एकम 4, वो भी माइनस का, है ना भाई, दोनों को जोड़ दो भाई, 4 एकम 4 वो भी माइनस का, और डिवाइड बाई 1 + 1 यानी कि 2। 8 - 4/2, ये हो जाएगा 4/2। आपका जवाब आ गया कितना? 2। ऑप्शन नंबर सी। सेंटर वाली वैल्यू निकालना आता है ना आपको, कि आप 8 एकम 8 और 4 एकम 4, वो भी माइनस का, क्योंकि ये लॉस है, हानि है, हानि को माइनस में रखते हैं। दोनों को जोड़ दो और डिवाइड बाई 1 + 1 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी। ये होता है एलिगेशन मेथड, और ये वेस्ट मेथड है, ये वेस्ट है। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है दो वस्तु जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, प्रत्येक का, प्रत्येक का क्रय मूल्य, यानी कि ये भी क्वेश्चन किस टाइप का है? कॉस्ट प्राइस इक्वल टाइप क्वेश्चन, सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चन का है ये भी। अब कह रहा है प्रत्येक को उसने 2500 में खरीदा, कह रहा है एक को तो 5% लाभ पर बेच दिया, और कुल मिलाकर, यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ लाभ कितना परसेंट है? दो वस्तु बेची है, एक वस्तु का प्रॉफिट दे दिया 5%, और दोनों का मिलाकर ओवरऑल दे दिया हमको 20%, और दूसरी का पूछ लिया है। बताओ। इसमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस? अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। बताओ भाई। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दो ना, क्योंकि सीपी के बारे में उसने बोला है कि क्रय मूल्य बराबर है। तो सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चन है ना, तो जहां भी सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चन होगा, तो दोनों वस्तु का सीपी का जो रेशियो होगा ना, सीपी का जो रेशियो होगा पहली और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य का, वो 1:1 होगा। जब भी सीपी इक्वल, कॉस्ट प्राइस इक्वल टाइप का क्वेश्चन होगा, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो 1:1 होगा। यहां बोला है प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, ओके। अनुपात तो 1/1 ही होगा ना, रेशियो तो 1:1 ही होगा। अब उसने बोला कि पहली वस्तु को तो 5% के लाभ पर, लाभ है तो प्लस का 5। दूसरी वस्तु के बारे में उसने पूछा है, और ओवरऑल बोल दिया 20% का लाभ। और नीचे हमारा जो रेशियो बनता है वो हमेशा क्रय मूल्य का बनता है, जो कि 1:1 है हमेशा।
बच्चे ये बात साथ के साथ दिमाग में रखते जाना कि एलिगेशन मेथड हम सीपी के केस में ही लगा सकते हैं, क्रय मूल्य के केस में। अभी सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन भी आएगा कि सेलिंग प्राइस बराबर है एक वस्तु को इतना परसेंट प्रॉफिट, दूसरे को इतना परसेंट लॉस, ओवरऑल बताओ। वहां एलिगेशन मत लगाना, केवल क्रय मूल्य के केस में ही एलिगेशन लगता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होता है वो क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है। अब आपको ये वाली वैल्यू तक पहुंचना है। देखो 20 में से 5 घटाओ, भाई बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, तो 20 में से 5 घटेगा, आएगा 15, यानी कि एक यूनिट का मान है 15, तो इस एक यूनिट का मान भी कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं। इस एक यूनिट का मान भी कितना होगा, 15। अब एक संख्या तो 20 से छोटी है, देख लो भाई 20 से छोटी है, तो ये वाली संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या बच्चे 20 से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी, 20 प्लस 15, यानी कि ये आ जाएगा 35%। तो दूसरी संख्या को उसने 35% के प्रॉफिट पर बेचा है। दूसरी संख्या को 35% का प्रॉफिट, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक संख्या 20 से छोटी है, एलिगेशन का ये मेथड है, ये रूल है, एक तो छोटी होनी चाहिए, दूसरी बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो छोटी है, अब 20 से बड़ी जो संख्या होगी वो 20 में 15 जुड़ने पर आएगी, तो 20 और 15 यानी कि 35। ये सवाल करिए जरा। नहीं, ये जरूरी, एक बच्चा कह रहा है क्या सर सीपी इक्वल होगा तभी एलिगेशन लगाएंगे, नहीं, अगर सीपी अलग अलग भी है ना तब भी एलिगेशन लग जाएगा। सीपी का रेशियो बनाना है बस। मैं कह रहा हूं एलिगेशन लगेगा केवल सीपी के केस में, केवल सीपी के केस में एलिगेशन लगेगा ओनली। कह रहा है एक आदमी 20% के कुल लाभ पर 20% का टोटल प्रॉफिट है, 2 साइकिल वो बेचता है। यदि उसने प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा, बच्चे इस लाइन पे फिर से आ जाओ, इस लाइन पे फिर से आ जाओ कि उसने प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा। इस बात से आप क्या समझे कि प्रत्येक को 3500 में खरीदा मतलब सीपी इक्वल है, सीपी इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि सीपी जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा है, पहली साइकिल को भी 3500 में, दूसरी को भी 3500 में। तो क्रय मूल्य तो बराबर हो गया ना दोनों का, सीपी इक्वल हो गया ना दोनों का। तो सीपी इक्वल है तो भैया पहली साइकिल और दूसरी साइकिल का रेशियो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का, सर ये हो जाएगा 1:1। कितना हो जाएगा, 1/1, 1/1 होगा। अब वो कह रहा है कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, कह रहा है पहली को तो 5% लाभ पर बेचा है, भाई 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा तो प्लस का 5%, और ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है कि 20% का ओवरऑल है, तो ये 20% का ओवरऑल यहां पर लिखेंगे। और नीचे हमारे सीपी का ही रेशियो आता है 1:1। यहां तक हमें पहुंचना है पिछले सवाल की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 20 में से 5 अगर मैं घटाता हूं तो ये आएगा 15, एक यूनिट का मान 15, तो इस एक का भी मान 15, यानी कि एक तो 20 से छोटी है, ये क्या होगा 20 से बड़ी होगी, यानी कि दूसरी को वो 35% के प्रॉफिट पर बेचेगा। बचा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। एक और सवाल कराऊं, अभी तक तो सीपी इक्वल देख रहे हैं हम, है ना। अभी तक हम कौन से टाइप पे चल रहे हैं, अभी तक हम चल रहे हैं सीपी इक्वल केस। अब आते हैं जब हमारा सीपी डिफरेंट टाइप होगा, है ना, मैंने 4 लिखवाया ना आपको कि सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चन। अब सेकंड आता है सीपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, जब हमारा सीपी डिफरेंट होगा, क्रय मूल्य डिफरेंट होगा, तो वहां
आता है सवाल ये, जरा देखो इस सवाल को। हाँ इसे करो, उसे बाद में करना, पहले इसे करो। ये सवाल करो पहले। सवाल कह रहा है शिवम ने 2 घड़ी खरीदी, पहली उसने 12,000 में और दूसरी 10,000 में। भाई 2 घड़ी खरीदी हैं, कह रहा है पहली 12,000 में, दूसरी 10,000 में। कह रहा है दोनों घड़ी को उसने बेच दिया, पहली घड़ी को 10% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर। ओवरऑल आपसे पूछ रहा है। चलो ये सीपी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसे बेसिक से कराता हूं और फिर मैं इसको एलिगेशन से भी करा दूंगा, ठीक है। भाई 2 घड़ी है, पहली जो है वो 12,000 रुपए में खरीदी है, दूसरी जो है वो उसने 10,000 में खरीदी है। सीपी है, कह रहा है पहली पर तो 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी पर 10% का लॉस हुआ है। लॉस तो 10% का प्रॉफिट, 12,000 का 10% कितना होता है 1200। यहां 10% का लॉस हुआ है तो इसका 10% कितना होगा 1,000। कितना होगा बच्चा 1,000। होगा कि नहीं? यस। ओवरऑल देखना जरा, ओवरऑल ओवरऑल 1,200 रुपए का लाभ और 1,000 का नुकसान। भाई लॉस मतलब नुकसान, तो ओवरऑल क्या होगा 1,200 माइनस 1,000, यानी कि सर ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 200 रुपए का हुआ है। भाई आप कोई 2 चीज बेचते हो, एक पर आप 1,200 रुपए कमा लेते हो और दूसरी पर आप 1,000 रुपए गवा देते हो। ओवरऑल कितना लाभ हुआ 1,200 कमाया एक पर, दूसरे पर 1,000 गवा दिया। ओवरऑल तो 200 रुपए ही कमाया है ना, प्रॉफिट में हो ना। ओवरऑल तो प्रॉफिट में हो, कितने प्रॉफिट में 1,200 माइनस 1,000, यानी कि 200 रुपए के प्रॉफिट में हो। और ओवरऑल परसेंट में निकालना है प्रॉफिट, तो 200 बटे ओवरऑल क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ दो, टोटल क्रय मूल्य तो 12,000 और 10 22,000 बटे 22,000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 20 बटा 22, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 10 बार, यानी कि ओवरऑल 10 बटे 11% का प्रॉफिट हो गया। 10 बटे 11% यानी कि 0.11 नाम 99, 0.9% का प्रॉफिट, या 0.909%। आप कह सकते हो 0.909% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आप एलिगेशन से लगा सकते हो। जरा देखते हैं एलिगेशन से। पहले तो इनके सीपी का रेशियो बना लो क्रय मूल्य का। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। भाई क्रय मूल्य का रेशियो बन गया ना। पहले पहला काम हमने क्या किया, इनके क्रय मूल्य का रेशियो हमने बना लिया। अब उसने क्या बोला कि पहली जो घड़ी है उसको 10% के लाभ पर बेचा है और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर। ओवरऑल हमें बताना है, अभी बताएंगे। नीचे जो हमें रेशियो दिया हुआ है क्रय मूल्य का 6 और 5 का दिया हुआ है। अब ये सेंटर वाली वैल्यू हमको चाहिए, तो कैसे करते हैं। सेंटर वाली वैल्यू के लिए इन दोनों को गुणा करो, 10 छिक्के 60 प्लस इन दोनों को गुणा करो 10 पंजे 50, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये हानि हुई है यहां पर। और नीचे डिवाइड करेंगे 6 प्लस 5 11 से, तो 60 माइनस 50 होगा ना भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और बटे 11, यानी कि 10 बटे 11%। और 60 में से 50 जाएगा, प्लस की ही तो वैल्यू आएगी। अगर ये प्लस की वैल्यू आती है तो प्रॉफिट, और अगर ये माइनस की वैल्यू आती है तो लॉस।
10/11% को अभी सॉल्व किया था, 0.909% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एलिगेशन भी लग गया इस पे। ये सवाल करिए। सवाल कह रहे हैं राम 3500 में 2 घड़ी खरीदता है। देखो टोटल उसने 3500 में खरीदी है। यहां कहीं भी उसने ये वर्ड यूज नहीं किया कि 3500 प्रत्येक में खरीद रहा है ना, उसने बोला कि वो टोटल 3500 में 2 घड़ी खरीद रहा है। ये वर्ड पे ध्यान, मैं कह रहा हूं वर्ड पे ध्यान दोगे तो मैथ्स में महारत हासिल करोगे, रट्टाफिकेशन की तरफ जाओगे तो लिमिटेड रह जाओगे। कह रहा राम बाइज अ टू वॉचेस फॉर 3500, उसने दोनों घड़ी टोटल 3500 में खरीदी है। कह रहा एक घड़ी को वो 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, और पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही पूरे लेन देन में ना तो लाभ अर्जित करता है और ना ही उसको हानि होती है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। भाई पहली घड़ी को उसने कितने पे बेचा है जरा बताना, 10%, 25% के लाभ पर, और दूसरी घड़ी को उसने 10% की हानि पर। बच्चे कह रहा है ओवरऑल, ओवरऑल यानी कि पूरे लेन देन में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ है और ना ही उसे लॉस हुआ है। पूरे लेन देन में नो प्रॉफिट नो लॉस। और बच्चा अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनती है ना, तो हम लिखते हैं फिर 0%। 0% किस केस में लिखते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन, यानी कि जहां पर हमारा सीपीएसपी के बराबर हो जाए, जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो 0% का प्रॉफिट लॉस परसेंट आप कह सकते हो। और नीचे हमारा रेशियो बन जाएगा, जितना भी आएगा अभी देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल उसने सीपी दिया हुआ है। जरा बड़ी संख्या में से छोटी घटाना, 25 में से 0 जाएगा, आएगा 25, और बड़ी संख्या 0 है, छोटी जो है वो माइनस का 10 है, तो 0 में से माइनस का 10 घटाएंगे, माइनस और माइनस ये आ जाएगा प्लस का 10, और ये 25% है। तो रेशियो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। अब नीचे बच्चा जो रेशियो बना है ना, वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का बन गया। और हमें तो ओवरऑल क्रय मूल्य दिया हुआ है 3500 में दोनों घड़ी, 3500 में दोनों घड़ी ओवरऑल दिया हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 और 2 7, दोनों मिलाकर 7 यूनिट का मान 3500 होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7 पंजे 35 यानी कि 500। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 गुणा 500, यानी कि पहली घड़ी को उसने खरीदा है 1000 में, और 5 यूनिट का मान होगा 5 गुणा 500, यानी कि दूसरी घड़ी को उसने खरीदा है 2500 रुपए में। तो 1000 और 2500 हमारा जो जवाब है वो हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। आगे बढ़ू, चलो। एक सवाल ऊपर रह गया ना, ये वाला, इस सवाल को देखिए जरा। सवाल कह रहा है दो वस्तुओं की लागत मूल्य जो है ना वो 4-5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय, इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ, ओके,
और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। पहली पर 10% का लाभ और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। कह रहा है और बिक्री मूल्य में जो डिफरेंस है ना, दोनों के सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो 480 रुपए का है। वो 480 रुपए का है। कह रहा दोनों वस्तुओं का कुल सेलिंग प्राइस, सॉरी कुल क्रय मूल्य यानी कि कुल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहां एलिगेशन नहीं लगेगा क्योंकि यहां हमसे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा, परसेंट में तो पूछ ही नहीं रहा। यहां वो कह रहा है कि लागत मूल्य का रेशियो 4-5 है। एक को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा, और इन दोनों का जो अलग अलग सेलिंग प्राइस है, जो अलग अलग विक्रय मूल्य है ना इन दोनों का, उनका डिफरेंस 480 है। उनका डिफरेंस 480। अब कह रहा है कि बताओ दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। यहां आप एलिगेशन नहीं लगाओगे, एलिगेशन हम एक ही जगह लगाते हैं जहां हमें एक जगह का परसेंट दे रखा हो, दूसरे का दे रखा हो, क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा हो और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना हो, परसेंट में ही बात कर रहा हो। यहां तो उसने बात ही कुछ और की है। बताओ बच्चा इस सवाल को हम कैसे करेंगे। चलो देखते हैं भाई। यहां पर हमें सीपी के बारे में बोला है कि सीपी जो का जो रेशियो है ना, वो 4-5 का रेशियो है, 4-5 का रेशियो है। अब आपसे कह रहा है कि इन वस्तुओं को बेचते समय पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर 20% का लाभ होता है, और उनके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस जो है ना वो 480 का है। मुझे इनका सेलिंग प्राइस चाहिए। तो क्या मैं ओरिजिनली सीपी जो है इसको 4R और इसको 5R मान लूं? हालांकि मेरा आंसर 2700 है। मेरा जो आंसर है क्या है, 2700। कैसे किया मैंने रेशियो को देखते ही कर दिया, मेरा आंसर 2700 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर लागत मूल्य का रेशियो दिया हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य मतलब मेरा आंसर 4+5 9 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई कुल पूछा है ना, टोटल पूछा है, तो माय आंसर शुड बी 5+4 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, सम ऑफ डिजिट होती है। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 7 नहीं है, 8 2 10 नहीं है, एक ही आंसर है जो 9 का मल्टीपल है। आंसर तो चलो हमने निकाल दिया बिना पेन उठाए। हम इसको करते हैं, सवाल को कैसे इसे करना है। तो मैंने इसका कॉस्ट प्राइस 4R और 5R मान लिया। जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो पहली वस्तु को तो उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, 10% के प्रॉफिट पर। तो भाई साहब कितने परसेंट में बेचेगा? सर 110% में। 110% किसका? 4R का। दूसरी वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेचा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120%। किसका? इस 5R का। भाई मैंने सेलिंग प्राइस निकाला है, विक्रय मूल्य निकाला है, सेलिंग प्राइस। तो पहली को 10% लाभ पर बेचा है तो 110% 4R का। दूसरी को 20% लाभ पर बेचा है तो 120% किसका? 5R का। तो जरा मुझे सेलिंग प्राइस बताना ओवरऑल। 110 गुणा 11, 110 गुणा 4 होता है 440% ऑफ आर। और ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, यानी कि 600% ऑफ आर। तो विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना हो गया? अंतर, डिफरेंस।
आप इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा 160% ऑफ आर। ये आ गया डिफरेंस भाई, 600% ऑफ आर और 440% ऑफ आर, इसका डिफरेंस आ गया 160% ऑफ आर, और वो हमें डिफरेंस दिया हुआ है 480 के। तो 160% ऑफ आर किसके बराबर है? 480। 160% को क्या मैं ये लिख सकता हूं 160/100? तो जरा करिए इस सवाल को। 0 से 0 गया, 16 तिया 48, 30 बार, और 10 की गुणा उधर जाकर हो जाएगी, तो आर बराबर कितना हो गया? 300। आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 300। अब आपसे कह रहा है दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस, वो तो इन दोनों को जुड़ के आएगा, 5R + 4R। टोटल कितना है? अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल आप कहेंगे 5 और 4 9R। ठीक है, तो 9R होगा, और 9R की वैल्यू होगी 9 गुणा 300, यानी कि 2700। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये वास्तव में बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हां, ऐसे भी कर सकते हो। चलो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं इसी का ही, देख लो। आप 0 0 लगाकर भी कर सकते हो। चलो मैं 0 0 लगाकर भी आपको बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मान लो ये क्रय मूल्य 4-5 के रेशियो में था ना, 2-2 0 लगा दो कि क्रय मूल्य 400 और 500 है, मान लो 2-2 0 लगा दो, क्योंकि आगे मुझे परसेंटेज निकालना है तो मेरे लिए आसानी होगी। कह रहा है पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, 10% का प्रॉफिट। दूसरी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। इसका 10% कितना होगा? 400 का 40, और इसका 20% कितना होगा? 500 का 100। भाई एक 10% 50, तो 20% 100 हो जाएगा, 20% 100 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आप जोड़ेंगे 440, तो सेलिंग प्राइस इसका हो गया, और 500 और 100 यानी कि 600 सेलिंग प्राइस इसका हो गया। विक्रय मूल्य भी निकाल दिया हमने। भाई प्रॉफिट जोड़ेंगे ना क्रय मूल्य में, लाभ को जोड़ेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस मिलेगा हमें। अब इन दोनों का डिफरेंस, विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया 160, और वो हमको दिया हुआ है 480। तो 160 यूनिट का मान कितना है? 480 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 480/160, यानी कि 3। और हमसे पूछा है कुल क्रय मूल्य, तो टोटल कितना होगा? 500 और 400 900। तो 900 यूनिट का मान कितना होगा? 900 गुणा 3, यानी कि 2700। ऐसे भी आप कर सकते हो। आप क्रय मूल्य का जो रेशियो 4-5 दिया हुआ है, इसमें 2-2 0 लगा दो। ऐसा लगाओगे तो फिर आपका सवाल और आसान बन जाएगा। ये भी ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक बच्चा या 2-3 बच्चे बहुत देर से परेशान हैं कि सर 57वें क्वेश्चन में ना बेसिक से बता दो, एक बार बता दूं? यार एलिगेशन से कर लो, काहे परेशान करते हो मुझे 2-2 3-3 मेथड में? तुम लोग हैं, मुझको गूगल समझा है क्या? अलग अलग मेथड से बताओ सर, सीख लो यार ये की। चलो कोई नहीं, देखते हैं। भाई बेसिकली है ना, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सवाल। सुनो, उसने बोला है कि पूरे लेन देन में उसे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहली वस्तु पर जितना उसे प्रॉफिट हुआ होगा, दूसरी वस्तु पर वो लॉस जो हुआ होगा, ये दोनों बराबर होंगे। पहली पर जितना उसने कमाया होगा ना, दूसरी पर उतना गवा दिया होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? पहली पर जो प्रॉफिट है दूसरी के लॉस के बराबर है। इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ये सही बात है? सही है ना? कि पहली पर जितना उसे प्रॉफिट होगा, दूसरी पर उतना उसने गवा दिया होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनी है। यस। चलो, तो अगर मैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य आर मान रहा हूं मैं पहली का क्रय मूल्य, तो दूसरी का कितना हो जाएगा? भाई दोनों का मिलाकर 3500 है, तो दूसरी का हो जाएगा 3500 माइनस आर।
है ना। एक को मैंने माना है आर में खरीदा है, तो दूसरी को खरीदा होगा 3500 माइनस आर में। अब पहली पर उसने 25% का प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25% का प्रॉफिट 25% ऑफ आर। दूसरी पर उसने 10% का नुकसान कमा लिया, तो इसका लॉस कितना होगा, 10% ऑफ 3500 माइनस आर। तो ये तो दूसरी वस्तु का लॉस है 10%, और ये पहली वस्तु का प्रॉफिट है 25% ऑफ आर। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? यस और नो? भाई पहली वस्तु का प्रॉफिट है 25%, तो 25% ऑफ आर। दूसरी वस्तु पर नुकसान हुआ है 10% का, तो 10% ऑफ 3500 माइनस आर। तो जो इसका प्रॉफिट है, क्या वो इसके लॉस के बराबर होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। जब ये प्रॉफिट इस लॉस के बराबर होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बनेगी भाई। तो दोनों को बराबर कर दिया, यहां से आर का मान निकाल लो। वो फिर पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, 3500 माइनस आर करोगे, दूसरी का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये है आपका बेसिक मेथड। जितने भी लोग कह रहे हैं ना टाइम हो गया, एक लाइन में खड़ा करके कूटता चला जाऊंगा, सबको बता रहा हूं। तो क्या होगा बच्चे? कर लोगे ना आप? तो इसको हो जाएगा ना, आराम से आप कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, इसे आप देख लेना, ट्राई कर लेना। ये तो कहानी हो गई यहां तक की। अब या करूं इसे क्या? अरे इसमें क्या है भाई, आप 10% के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो 3500 का 10% कितना हो जाएगा? 3500 का 10% 350 माइनस और 10% ऑफ आर। भाई ये 10% की गुणा 3500 में होगी, तो 3500 का 10% नहीं निकलेगा क्या? 10/100, तो 350 आ गया ना। और फिर ये 10% की गुणा उसमें जाके होगी, तो 10% ऑफ आर बराबर 25% ऑफ आर। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर आकर क्या होगा? प्लस। तो 25 और 10 35% ऑफ आर बराबर 350। 35% ऑफ आर बराबर 350। 35% को मैं लिख सकता हूं 35/100 बराबर 350। 35 धाम 350, तो आर कितना हो जाएगा? 100 की गुणा हो जाएगी, उधर जाकर आर की वैल्यू आ गई 1000। आर की वैल्यू 1000 है, तो 3500 माइनस 1000 दूसरे की कितनी आ जाएगी? यानी कि 2500। ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। चलो हमने दो तरह के सवाल किए, कौन कौन से? हमने किए जब हमारा सीपी इक्वल है, जब हमारा सीपी डिफरेंट है, दोनों तरह के सवाल किए। अब दो तरह के सवाल बचे हुए हैं कि जब हमारा एसपी इक्वल है, जब हमारा एसपी इक्वल है, और जब हमारा एसपी डिफरेंट है। चलो ठीक है, एक सवाल होमवर्क देकर छोड़ देता हूं आपको, कोई बात नहीं। आज ये सवाल अब आप करना बच्चे, क्या इसका जवाब होगा, और मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप पर। बाकी कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत मैंने आपको ये टाइप शुरू करने से पहले बोला था कि ये टाइप से सवाल बनता है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। और सुनो, लेटेस्ट अपडेटेड टाइप है ये। और भी सुनो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टाइप में। मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर लाया हूं इस टाइप को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सीपी इक्वल सीपी डिफरेंट, एसपी इक्वल एसपी डिफरेंट। कहीं ऐसा जमा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये जमा कर लाए। मुझे पता है कंफ्यूजन होता है कि कब सीपी इक्वल है, कब डिफरेंट है, क्या एसपी, कब पता नहीं कौन सी चीज कहां पर लगा दी। तो जिस तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ाता जा रहा हूं, इस टाइप को पढ़ते चले जाओ, रिवीजन करते चले जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।